नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप दुनिया के किसी ऐसे खेल का नाम बता सकते हैं जिसमें कोई नियम ना बनाए गए हों लेकिन वो सही से खेला जाता हो? आप बहुत दिमाग पर जोर डालेंगे तब भी ऐसा कोई खेल खोज नहीं पाएंगे, क्योंकि खेल है तो उसमें नियम होने चाहिए। लेकिन भारत की राजनीति एक ऐसे खेल में बदल चुकी है जिसमें कोई नियम नहीं है। कोई देश को तोड़ने की बात करे, कोई देश तोड़ने की कोशिश करे, उस सब पर कोई कम से कम राजनीति में उसकी मर्यादाएं कहीं निश्चित नहीं हैं। ये उस देश का हाल है जो आज़ादी के वक्त इसलिए बट गया था दो हिस्सों में, क्योंकि एक धर्म ने उससे अलग होने के लिए एक खूनी संघर्ष शुरू कर दिया था। ऐसे में जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी दिलाने वाले नेताओं पर इस बात की जिम्मेदारी आयद थी कि वो ये तय करें कि आगे राजनीति जो एक खेल की तरह कही जाती है उसमें नियम होंगे, और वो नियम होंगे कि देश की एकता, अखंडता या उसकी संप्रभुता के खिलाफ यदि कोई भी राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक व्यक्ति कोई कोशिश करता है तो उसको इस खेल में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बहुत सारे ऐसे रेफरी चुने गए जिनकी खुद की निष्ठा संदिग्ध थी। वो इसलिए क्योंकि इस देश की भाषा ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट इस देश की भाषा में नहीं बोलता। देश के नेताओं ने जिन्होंने संविधान सभा में बहस की, और मैं आज बात कर रहा हूँ एक के बाद एक कई खबरें ऐसी हैं जो इशारा करती हैं कि राजनीति में अब किसी भी मर्यादा की कोई आखिरी लकीर भी नहीं। और मर्यादा को इसलिए नहीं कि वो सामाजिक संबंधों को माने या आपसी सद्भाव को माने, वो इस तरफ है कि जिस तरह की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है वो धीरे धीरे देश की उस एकता की तरफ भी चोट कर सकती है। चाहे बात महाराष्ट्र में हिंदी विरोध की हो, जिस पे इतना ज़्यादा प्रेशर हुआ कि जिस मुख्यमंत्री को बहुत सारे लोग मेरे साथ जब बातचीत करते हैं, जब मुझे आपके व्हाट्सएप मिलते हैं या आपके मेल मिलते हैं, उसमें ज़्यादातर लोगों ने देवेंद्र फडणवीस को भी इस बात के लिए कहा कि वो भी योगी और शर्मा यानी हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ की श्रेणी के तीसरे ऐसे हीरे हो सकते हैं बीजेपी के, जो बीजेपी को शक्ति देते दिखाई देंगे। लेकिन अभी मुझे उस तरह का मैं उनको ऐसा एहसास नहीं कर सकता हूं। लेकिन इस पर वो जो हटे उसको मजबूरी कहा जाए, रणनीति कहा जाए, या एक ऐसी मजबूरी जिसमें उनको लग रहा था कि शायद बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए कदम पीछे खींचे गए हों, कारण कोई भी हो। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि राज और उद्धव ठाकरे का विरोध इतना बढ़ा और सरकार इतनी घुटनों के बल गिरी कि उसने हिंदी को, जो त्रिभाषा फार्मूले की बात है जिसके लिए अभी वो थोड़े दिन पहले अड़ते हुए दिख रहे थे, उन्होंने उसको वापस ले लिया। न केवल वापस लिया बल्कि मुझे बड़ा दिलचस्प लगा जब उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे पर ठोक दी कि वो जो है इस हिंदी को उन्होंने अनिवार्य, हिंदी और अंग्रेजी को पढ़ाने का अनिवार्य उद्धव ठाकरे ने किया था, इसलिए राज ठाकरे को उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। आखिर ये कारण क्या है, इस पर बात करनी है। दूसरा एक और जो लगातार प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में एक चीज़ हो रही है, लगातार हो रही है कि वहाँ जातीय हिंसा, जातीय तनाव को बड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जाने अनजाने में ये ऐसा लगता है कि ये एक प्रयास है जिसको वोटों के लिए राजनेता इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। कल भीम आर्मी के लोगों ने तमाम जगह श्रावस्ती जाते वक्त उन्होंने पुलिस, चूँकि भीम आर्मी के जो सांसद इस वक्त अकेले सांसद जो उस पार्टी के प्रणेता भी हैं, चंद्रशेखर रावण को रोका गया दो ऐसे विक्टिम से मिलने के लिए जो वो जाना चाहते थे। प्रशासन ने कहा कि वहाँ जाने से सद्भावना या जो भी हिस्सा है उसको खतरा हो सकता है। लिहाजा उसके बाद जिस तरह से भीम आर्मी के लोगों ने सड़क पर उतरकर उत्पात मचाया, जिस तरह आगजनी की, वो भी वो इशारा है, वो भी इशारा उसी तरफ है कि हिंसा के रास्ते राजनीतिक ताकत हासिल करनी है, भले इससे समाज में कितना भी तोड़ हो। इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो खबर जाती है स्टालिन के राज्य में, जहां एएसआई को रोक लिया गया। एएसआई के कामकाज पे एक वोट, चूंकि उन्होंने क्लेम किया वहाँ की एक जो वहाँ की स्थानीय संस्था थी जो एएसआई का, तो उसको सेंट्रल की तरफ से खत गया कि उसके बारे में आप बताइए, तो उन्होंने वहाँ उसको रोक लिया।
यानी जो संगठन के अभी तक हिंदी विरोध तक टिका हुआ ये फैसला हिंदुत्व को डिसमेंटलिंग करने का, राजनीति के सहारे हिंदू वोटों को हासिल करने की जो कोशिश थी, अब ये केंद्रीय संस्थाओं के काम करने पर भी रोक लगाने की तरफ बढ़ रहा है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो तो तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी यादव ने इमारत शरिया नाम के उसमें रैली जुटाई गई, उसमें उन्होंने कहा कि हम वक्फ को कूड़े में फेंक देंगे। इस देश के, ये देश किसी एक के बाप का नहीं है और हम इस वक्फ के जो पास हुआ है कानून, उसको कूड़े में फेंक देंगे। दरअसल इन राजनीतिक नेताओं की कई बार समझ पे भी आपको शक हो सकता है। इमारत शरिया क्या है? अब शरिया क्या है, क्या इसके बारे में तेजस्वी जानते होंगे? ये सवाल हो सकता है, लेकिन तेजस्वी फिर इसका जवाब यही दे सकते हैं कि आप लोग इस तरह के सवाल करते हैं, मनुवादी मीडिया हो सकता है, गोदी मीडिया हो सकता है, जबकि ये बहुत बहुत सहज सवाल है कि आप जहां जा रहे हैं उसके नाम में क्या है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन उस पर बहुत बड़ी भीड़ के साथ मुस्लिम समुदाय की भीड़ थी, उसमें इमरान प्रताप गढ़ी, सलमान खुर्शीद जैसे तमाम लोग मौजूद थे। तो ये भी सवाल करता है, हालांकि इसी बीच में खबरें तो बहुत सारी हो सकती हैं जिन पर विश्लेषण हो, लेकिन ये वो खबरें हैं जो एक लाइन से दिखा रही हैं, एक पैटर्न आपको दिखा रही हैं कि इस देश में अब चल क्या रहा है। इस देश को में खेल शुरू हो गया, राष्ट्र को करो चोट मिलेगी वोट। ये एक बड़ा अजीब सा माहौल तैयार हो गया है जो बहुत खतरे की तरफ हो जाता है। कहते हैं कि दूध कितना भी हो उसमें नींबू की एक बूंद डाल दीजिए वो फट जाता है, लेकिन यहाँ तो हर तरफ दूध में नींबू डाला जा रहा है। अब वो क्या, उसको लेकर किस तरह से, क्या एक राष्ट्र होने के लिए हमने कुर्बानी कम दी है क्या, या हमारे पूर्वजों का खून जो इस मिट्टी में गिरा वो कम था क्या? ये एक सवाल धीरे धीरे अब आपके सामने मुंह बाकर सामने आते रहेंगे। भाषा का सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल है। भाषा को लेकर मैं वैसे माफ़ करिएगा, इस पर वापस जाने से विश्लेषण शुरू करें, मैं एक और खबर बताना चाह रहा था। वो अच्छी इंटरेस्टिंग खबर है कि मद्रास हाई कोर्ट ने अब एक फ़ैसला दिया है। कल एक और फैसले की हमने बात की थी कि वो अब बिना अनुमति लिए घर को प्रार्थना घर स्थल में तब्दील नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह में अचानक एक किसी दूसरे धर्म का शख्स मकान खरीदता है और उसके बाद वो धीरे से उसको प्रार्थना स्थल में, चाहे उसको मस्जिद में बदल दे, चाहे मंदिर में, चाहे नमाज उसमें बदल दे, गिरजाघर में बदल दे, और उसके बाद आसपास के लोगों की ज़िंदगी जो दूसरे धर्म से संबंधित होते हैं उसमें खलल पड़ने लगता है। लेकिन इसको एक आज़ादी के नाम पर बहुत बड़ा एक उसके तौर पर बाकायदा इस्तेमाल किया जा रहा था, एक हथियार के तौर पर। चूँकि बहुत ही कम आपने देखा होगा कि मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कोई हिंदू जाकर कोई वो मकान खरीदने की कोई जुर्रत करे या हिम्मत करे, क्योंकि उसके साथ बहुत बार आपने कैराना से लेके देश भर में अलग अलग चीज़ें देखी हैं, तो उस पर बहुत सारी बातें कहना आपको लगेगा जैसे वापस वार्ता को हिंदू मुस्लिम पर ले जाना हो। लेकिन फिर भी ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, जिसको आपको बहुत सारे उदाहरणों के साथ आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं सब तो ऐसे नहीं होते। तो ये तो एक वैसी बात हो गई कि इंसान हर जगह एक जैसा होता है, ये इस तरह का सवाल होता है। लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें आपको मालूम है कि इंसान भारतीय होता है, इंसान पाकिस्तानी होता है, इंसान वही इंसान बांग्लादेशी भी होता है। तो इसीलिए कहने के लिए तो आपने कह दिया और आप उसकी बात को काट नहीं सकते। तो इसी तरह ये सब बातें थी, लेकिन सच कुछ और होता है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने विश्लेषण की भाषा के तौर पर। देवेंद्र फडणवीस ने कल आखिरकार उस कदम को पीछे खींच लिया जिसको कहा जा रहा था कि वो जो है त्रिभाषा फार्मूला राष्ट्रीय फार्मूला है और उसको लागू किया जाएगा। दरअसल ये जो है उनको लग रहा था कि वो दोनों भाई मार्च करेंगे और तमाम बदलाव की बात करेंगे। दरअसल हिंदी को लेकर हो सकता है जैसा बहुत उनको लगा जीत का जुलूस निकलेगा, ये कहा। मैं उस पर जाऊंगा खबर पर, लेकिन उन्होंने कहा ये मराठी मानुस की जीत है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अब वो 5 जुलाई को मराठू मानुस एकत्र जरूर होंगे। ये जनसभा या रैली कहाँ होगी इसकी जानकारी 2 दिन में जाएगी। पहले 5 जुलाई को लोग आने वाले थे, वो जो सभी लोग इसमें आए और वो तब विरोध मार्च था। अब ये विजय जुलूस निकलेगा। उन्होंने विजय किस पे हासिल की? उन्होंने पाकिस्तान को हराया, उन्होंने दुनिया के किसी दूसरे देश को हराया। दरअसल वो एक भारत के जो राजभाषा अधिनियम है उसको हराने की बात कर रहे हैं।
ये अलग बात है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, मुझे उनकी कोई रेफरेंस नहीं कि 1905 में बाल गंगाधर तिलक ने काशी नागरी प्रचारणी के उसमें कहा था कि देवनागरी को राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए। उसके बाद 1918 में भी उन्हीं की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि हिंदी को एक राजभाषा के तौर पर देखा जाए। लेकिन जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी इंग्लिश में हिंदी की वकालत कर रहे थे। ज़्यादातर लोगों ने हिंदी की वकालत इंग्लिश में की थी। तो ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग ये हिंदी को भाषा बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्या वाकई उनकी उन पर जो उनकी विश्वसनीयता है उसको उस तरह माना जाए, क्योंकि वो उस विदेशी भाषा में देशी भाषा को राजभाषा बनाने की बात कर रहे हैं। और उसके बाद उनको ये 15 साल तक इंग्लिश को उन्होंने एक कनेक्टिंग लैंग्वेज के तौर पर माना, यानी जो संपर्क की भाषा है उसको माना गया। और उसके बाद वो 1963 में उस अधिनियम को लगातार आगे बढ़ाते चले गए, क्योंकि किसी भी राज्य ने, क्योंकि आपने सब राज्यों के ऊपर छोड़ दिया था। आपको लग रहा था कि ये भाषाओं के मसले सब हल हो जाएंगे। देखिए, हिंदी में किसी को दर्द नहीं हुआ होगा, ये भी मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी समझ कहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबकी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन हिंदी में शायद ही किसी को इस बात से कोई दुख हुआ हो कि उन्होंने हिंदी को बहुत बड़ा दुश्मन के तौर पर मान लिया। क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसके नाम पर अब ये सब होता है, जिसको विरोध के तौर पर तमाम लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसके मुख्यमंत्री एक दूसरे राज्य के हैं। उनका जन्म दूसरे राज्य में हुआ। इस देश का सांसद जो यहाँ, इस देश का प्रधानमंत्री जिस राज्य से सांसद है उस राज्य का है नहीं। इस देश में बहुत सारे ऐसे तमाम जो राज्यों के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनके खिलाफ आज तक कभी कोई भाषाई दंगा नहीं हुआ। उनके खिलाफ किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकला कि वो किसी की नौकरी खा रहे हैं या उन्होंने किसी तरह किया। ये बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई मुंबई में तो साहब बहुत रोजगार की बात है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई ये सिर्फ मुंबई में भाषा की लड़ाई थी? क्योंकि हिंदी का तो कोई आदमी नहीं ये प्रचार करता कि आप हिंदी में बोलिए, वो तो किसी से नहीं कहता है, वो कोई ऐसा इम्प्रेशन भी नहीं है। दरअसल ये ज़रूरत होगी तो कनेक्टिंग भाषा की होगी कि किसी एक भाषा में आप इस भाषा का दर्द समझिए कि आप हिंदी में आपको बोलने में दिक्कत है 5th क्लास तक, लेकिन आपने इंग्लिश को माना है। दूसरी लैंग्वेज जो अनिवार्य लैंग्वेज है जो उसमें है वो इंग्लिश है। चूंकि तीसरी भाषा हिंदी हो सकती थी, मराठी है, इंग्लिश है, लेकिन तीसरी भाषा हिंदी हो सकती है, इस पर विरोध है। हिंदी दूसरी नहीं हो सकती है क्योंकि तीसरी मजबूरी है, गुलामी है। जब आप अंग्रेज़ों की इस भाषा को लेकर, चूँकि अब तो ये बदलाव हो गया, चूँकि जब हम लोग पढ़ना शुरू किए, हिंदी प्रदेशों की दिक्कत ये थी कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, हिंदी में नौकरी नहीं मिल रही थी हिंदी भाषा पढ़ के, तो लिहाजा वो सहज भाव से दूसरी भाषा के तौर पर इंग्लिश लेने लगे। उन्होंने इंग्लिश ले ली क्योंकि उनको लग रहा था इससे रोजगार मिलेगा। वो क्या छोड़ रहे थे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो सामने वाले लोग बैठे थे जिनको ये तय करना था कि आखिर इस देश का भविष्य कैसे बनेगा, वो लोग उस लड़ाई को हार चुके थे। उन लोगों ने वो लड़ाई लड़ी नहीं थी, क्योंकि भाषा हिंदी कभी भी ये नहीं कहती कि मैं किसी पर इम्पोज की जाती हूँ। देश में सबसे ज़्यादा बोली जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा आबादी है उन लोगों की, तो इसीलिए वो बोली जाती है। बाकी लोग अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें बोले जाता है। दूसरा ये कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कल ये फैसला लिया कि मंत्रिमंडल में अब हिंदी को कैसे पढ़ाना है, इस पर अध्ययन के लिए उन्होंने नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये तय किया जाएगा कि त्रिभाषा फार्मूले को कैसे लागू किया गया है। इसको विरोध का परिणाम बता दें, 17 जून को राज्य में 1ली से 5वीं तक की कक्षा में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाने के लिए निर्णय लिया था। सरकार के निर्णय का राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस सहित सपा ने विरोध किया था, जबकि सपा के जो नायक हैं, जननायक हैं, समाजवादी पार्टी का फाउंडर हैं मुलायम सिंह यादव, वो हिंदी के लिए अंग्रेजी स्कूलों को कूड़ा घर बनाने वाले थे, आलू के गोदाम बनाने वाले थे उत्तर प्रदेश में। ये उनके बयान हैं, ये उनके भाषण हैं। उनकी पार्टी का आदमी वहाँ ये कह रहा है। दरअसल वोटों की लड़ाई, मैंने कहा, बिना नियम के कोई भी खेल अराजकता और हिंसा में बदलता है। आप देश तोड़ने की हद तक जा सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि कोई नियम तो है नहीं, तो लिहाजा आप कुछ भी कहिए। एक जो बैठे ठाले एक नियम बना दिया कि आप 151 और तमाम चीज़ें देश तोड़ने का, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, वो कोई है ही नहीं, क्योंकि आपने राजनीति में ये मर्यादाएं तय नहीं की जो 1863 और 65 में अमेरिका में तय हो गई थी।
अमेरिका ने तय किया कि अमेरिका क्या बनेगा। आप एक बंटवारे से इतना डर गए कि उसके बाद आपको लगने लगा कि ये देश बंटवारा होगा, अलग अलग चीज़ों पर होगा, लेकिन आप राष्ट्र के तौर पर अपने आप को एक ऐसा लूज अटैच्ड बना चुके जहां कोई राष्ट्र की अगर कुछ हिंदी के राज्यों को पार करें, भाषाओं को पार करें, तो आपको लगने लगता है कि कोई भी कुछ भी किसी को भी पीट सकता है, कहीं भी कुछ कह सकता है। आप हिंदी पर हमले हो सकते हैं। आप ये सोचिए, भारत सरकार में हिंदी भाषियों पर हमले करने वाले कितनों पर मुकदमे चले होंगे, मराठियों पर कितनों पर सजा हुई होगी। क्या कोई डाटा है आपके पास? दरअसल ये लोगों को आप समझना पड़ेगा। खैर, इस खबर को पहले देख लें। सरकार का निर्णय और स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के विरोध में 5 जुलाई को मुंबई में बड़ा विरोध निकाला जाना था। ये दोनों भाई एक बहाना ढूंढ रहे थे, वो बहाना हिंदी विरोध था। लेकिन ये बात सही है कि हो सकता है इसमें बीजेपी को वहाँ नाको चने चबाने पड़ सकते, क्योंकि जिस तरह से इसको इमोशनल इशू को उठा के सामने ले आए गए, यहाँ तक कि जो शरद पवार हैं उन तक ने कहा कि भाई जो है हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लेकिन किसी दूसरी भाषा की कीमत पर नहीं। किस भाषा की कीमत पर? क्या कोई हिंदी की तरफ से कोई आदमी ये जाके कहता है कि आप दिल्ली में कभी किसी पर हिंदी न बोलने के लिए हमला आपने सुना? कहीं भी किसी भी राज्य में आप बेलगांव में आप कन्नड़ और मराठी पे बहुत सारे हमले हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ हो रहे हैं। बाकी देश के राज्यों में सब पर हमले होते हैं, हिंदी जो बोलता है उस पर हमले होते हैं। कोई हिंदी का आदमी नहीं कहता कि, क्योंकि उसको ये, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए हर भाषा का वही स्थान है जो हिंदी का हो सकता है, क्योंकि मैं हिंदी में जन्मा हूँ तो इसलिए हो सकता है कि हिंदी बोल रहा हूँ। मैं मराठी में जन्मा होता तो मैं मराठी बोल रहा होता। लेकिन जब एक राष्ट्र की अवधारणा पर आप बात करते हैं तो आपको एक विदेशी लैंग्वेज तो पसंद है, एक विदेशी भाषा पसंद है, लेकिन वो भाषा पसंद नहीं जिसमें आपके बहुत सारे लोग रोजी कमा रहे हैं। मतलब इस पूरे अधिवेशन में आज तक राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की एक बार भी ये जुम्बिश नहीं हुई उनकी ज़बान में कि वो ये कहें कि जो मराठी हिंदी में काम कर रहे हैं फिल्मों में, उनको अभी बहिष्कार किया जाएगा, हिंदी फिल्मों को मुंबई में बनने नहीं दिया जाएगा। दरअसल वही बात है कि जो आपकी रोटी को दे रहा है उसके साथ आप वहां कर सकते हैं कि राजनीति वहां हो सकती है जहां आपको कुछ वोटों का फायदा हो। दरअसल मुंबई में जो बीएमसी के चुनाव होने हैं वहां ये बड़ी लड़ाई होगी, और मुझे लगता है कि ये लड़ाई बीजेपी भी चूंकि जीतना चाहती होगी, इसलिए बीजेपी के उस मुख्यमंत्री को जिसको अब आप योगी और उसके बराबर रखना चाहते हैं वो उस तरह से पीछे हटता है। जिस बात को मैंने खबर में ढूंढा, मेरे लिए जो खबर बड़ी दिलचस्प थी कि देवेंद्र फडणवीस ने हिंदी को लेकर विवाद के लिए उनको उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने, फडणवीस ने कहा कि स्कूलों में इंग्लिश और हिंदी पढ़ाना अनिवार्य उद्धव सरकार ठाकरे ने किया था। इसमें राज ठाकरे की कोई भूमिका नहीं थी क्योंकि वे सरकार का हिस्सा नहीं थे, इसलिए राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से पूछना चाहिए कि उन्होंने क्यों हिंदी और इंग्लिश को अनिवार्य किया। ये फडणवीस ने कहा। उद्धव सरकार ने इसके लिए माशेलकर समिति गठित की थी और समिति की रिपोर्ट को उद्धव सरकार ने शामिल किया था। यानी वो ये नहीं कह रहे कि साहब जो है गलत है, हम लोग इस पर फिर से विचार करेंगे, कोई बात नहीं, आप नाराज हैं लेकिन हम समझाने को, वो कह रहे हैं कि साहब इन्होंने किया था, मतलब वो उस काम को ही गलत मान रहे हैं। ये फडणवीस सरकार का रोल है, ये देवेंद्र फडणवीस का विचार है। इसलिए मैं कह रहा था। और अब चूंकि वो विजय जुलूस निकलेगा, खैर मैं इस पर यही कह सकता हूँ, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो कई सारी चीज़ें, मैंने आपको कहा कि इतिहास को जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने हिंदुस्तान में बहुत सारी कड़वे घूंट इसलिए पी लिए क्योंकि वो देश को एक रखना चाहते थे। उन लोगों को लगता था कि देश एक बड़ी चीज़ है, और अभी भी बहुत सारे लोगों, हालांकि ये संख्या बढ़ रही है, मैं इसको ये मानता हूँ कि ये कोई जिस तरह से ये संख्या बढ़ेगी वो आज नहीं तो कल हम लोगों का हिंदुस्तान को एक खूबसूरत देश देखने का सपना मेरा नहीं तो आने वाले नस्लों का होगा कि जहाँ ये बात नहीं होगी और लोग हिंदुस्तान पर बात करेंगे। चूँकि भाषाई विवाद सिर्फ वोटों को हासिल करने का एक मीडियम बन गया, जिन साउथ की जहाँ से शुरू हुआ था वहीं सबसे पहले कभी भाषा को, हिंदी भाषा को वहाँ अनिवार्य तौर पर पढ़ाने की कोशिश वहाँ के नेताओं ने की थी, उसमें किसी हिंदी नेता का कोई रोल नहीं था। तो यहाँ भी लोकमान्य तिलक से लेके अलग अलग जो नेता हैं उन लोगों ने कहा था
भाषा के लिए। जैसे हिंदी भाषा की सबसे बड़ी अगर मैं देखता हूँ तो सबसे बड़ी जो लड़ाई लड़ी वो महात्मा गांधी की सबसे ज़्यादा कोशिश ये थी कि हिंदी को एक राजभाषा के तौर पर रखा जाए। दूसरे नंबर पर अगर आज इस समय इस देश में हिंदी भाषा की सबसे ज़्यादा सेवा करते हुए कोई लोग दिख रहे हैं तो वो कोई हिंदी का आदमी नहीं है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, जिन्होंने हिंदी के लिए इतना काम किया कि उन्होंने रीजनल भाषाओं के लिए काम किया। उन्होंने यहाँ के दिल्ली में तो लगातार लुटियंस मीडिया ने हिंदी को बहिष्कृति करा दिया था। मतलब आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम जगह में जाते थे तो आपको अगर पुराना हिसाब निकाल के देख लें तो शायद ही कोई आपको मंत्रालय की जो बहस 2014 से पहले जो ब्रीफिंग थी वो हिंदी में मिलने बंद हो गई थी। जिसको नहीं आती थी इंग्लिश या वो करता था, नहीं तो जिसको 2 भी शब्द आते थे वो इंग्लिश में ही ब्रीफिंग हो रही थी। इन लोगों ने आके हिंदी में किया, तो हिंदी की तरफ से कभी हिंदी के लोगों ने जाके कोई कहा हो ये तो मुझे नहीं आता, उन्होंने लिखा होगा, वो ट्रांसलेशंस किए गए हिंदी में। मैंने जितने भी मराठी भाषा के, चाहे वो छावा लेके मृत्युंजय हो या बहुत सारी अलग अलग, मैंने विजय तेंदुलकर जिनको भी मैंने पढ़ा उनको ट्रांसलेशन में भी पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, बहुत सारे लोगों को पढ़ा। तो ऐसा कोई विवाद नहीं है। दरअसल ये विवाद, मैंने आपको कहा कि एक अंतर करके साफ दिखा दिया कि आप ये अंतर करके देखें कि वो हिंदी फिल्मों को बाहर नहीं कर रहे हैं, वो हिंदी के लोगों पर हमला करते हैं, वो हिंदी के लोगों को हिंदी पर विरोध करते हैं, लेकिन जहाँ से उनको लग रहा है कि वोट नोट दोनों आ सके उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बड़ा, लेकिन ये बढ़ेगी अगर इस पर एक देश को एक मत होना या दूसरे तमाम लोगों को इस पर बात करनी पड़ेगी। और बात होने का मतलब तो ये है कि आपको डर लगता है कि कहीं टूट होगी, कहीं फूट होगी, कहीं चीज़ें होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने खो दी हैं। दरअसल जो इंग्लिश भाषा का देश है वो ये देश है नहीं। इंग्लिश भाषा का जो नैरेटिव है, जिस तरह वो बना है, जिस तरह वो भाषा बनी है, उसमें ये देश एक नहीं हो सकता। इंग्लिश भाषा इसको एक देश के तौर पर नहीं देख सकती। ये आपको समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझेंगे तो आने वाली नस्लों को उसको भुगतना पड़ेगा। एक दूसरी खबर पर हम चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातीय तनाव पूरी ताकत के साथ बढ़ रहा है। इसको अलग अलग पार्टी अपने लिए इस्तेमाल कर रही। कथावाचकों का मसला अभी ठंडा नहीं हुआ था कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण प्रयागराज सर्किट में रोके जाने से उनका करछना में बवाल हो गया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने करछना क्षेत्र में जाम लगा दिया, पुलिस टीम पर हमला बोल दिया, 3 गाड़ियों समेत 1 दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ की, 15 बाइकें फूंक दी। पथराव में चौकी प्रभारी समेत आधा दर्जन पुलिस वाले चोटिल हो गए। अब घटना क्या थी? दरअसल इसोटा एक कांड हुआ जिसमें 12 अप्रैल को इसोटा गांव में दलित समुदाय के एक देवी शंकर की हत्या कर दी थी। उसके बाद उसका शव जला दिया। ये कुछ आपसदारी का मसला था। उसमें ये कहा गया कि उनके किसी एक परिवार के साथ जो दूसरी जाति का था, उनके साथ कोई मतलब एक युवती से बातचीत करने को विवाद शुरू हुआ। लेकिन इसमें 8-9 लोगों को नामजद किया गया था। 8 एक ही परिवार के थे। सभी आरोपी जेल भेजा चुके। अब वो मिलने जाना चाह रहे थे तो उसको उन्होंने रोका प्रशासन ने। एक दूसरा लोहंदा कांड था। कौशाम्बी में एक 8 वर्षीय मासूम के दुष्कर्म के मामले गांव के सिद्धार्थ तिवारी को जेल भेज दिया। बेटे को निर्दोष बताते हुए उसके पिता ने आत्महत्या कर ली, राम बाबू। और पोस्टमार्टम के बाद परिवारजनों ने वो उस पर NHA जाम किया था, उस पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया। मामले में CO हटाए गए थे, 2 दरोगा निलंबित और लाइन हाजिर भी किए गए थे। इसके बावजूद वो वहाँ जाके, और प्रशासन को जाने क्यों लगा ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि प्रशासन जब वो एयरपोर्ट से वहाँ पहुँचे चंद्रशेखर आज़ाद रावण 11:40 पे, तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया और वापस लौटने को कहा। उन्होंने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा। इसके बाद उनको वहाँ सर्किट हाउस ले जाया गया और वहाँ जो है पुलिस ने मान मनोवल की और वो वहाँ बैठ गए। उसके तुरंत बाद जो है ये शुरू हो गया जाम। उनके कार्यकर्ताओं ने जाम लगाए। ये दरअसल जातीय जो तनाव है उसको आगे बढ़ाकर वोट खींचों की लड़ाई उनकी मायावती के साथ है। बहन मायावती जो बसपा के जब काशीराम की स्थापना हुई, तो आप गौर कीजिए, ये तमाम बहुत ही ज़्यादा गालियों के साथ दूसरी कास्ट के लोगों को बहुत ही ज़्यादा आपत्तिजनक शब्दों के साथ उस राजनीति की शुरुआत हुई थी। उस वक्त वो एक पहचान का बायस बन गई थी। अब चूँकि मायावती का वोट
छिजता हुआ दिख रहा है। वो अब 13% 12% पर आ गई, जो कभी 22% वोटों की एकमात्र पूरे यूपी में और पूरे देश में जो दलित वोटों के लिए एक बहुत बड़ी संभावित उम्मीदवार के तौर पर थी, और उनको मिला भी। अलग अलग यहाँ तक कि जो दक्षिण के राज्य हैं वहाँ भी उनकी पहचान हुई। लेकिन अब उस स्पेस को चंद्रशेखर भरना चाहते हैं। तो राजनीति के लिए ज़रूरी है कि अब वो नए सिद्धांतों के साथ आएँ, नई एक विजन के साथ आएँ और वहाँ से शुरुआत करें जहाँ तक दलित राजनीति पहुँच चुकी थी, उससे आगे जाने के लिए। लेकिन वो तो एक नए आइडिया के साथ है, क्योंकि सबको ये मालूम है कि अगर वो एक जातीय विद्वेष कर लें तो फिर उनको मुस्लिम वोटों का जो एक मुश्त झोला है वो मिल जाएगा। अगर वो ये सब लड़ाइयाँ जितनी जातीय विद्वेष भड़काने की हैं, ये मुस्लिम वोटों का जो 18-19% पूरे यूपी की आबादी का है, उसका एक बड़ा हिस्सा कब्जाने की कोशिश में बाकी तमाम चीज़ें हो रही हैं। ये सब दिख भी रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन इसका कोई काट नहीं है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद से ज़रूर आगे बढ़कर, आपने देखा जैसे इसमें भी 50-60 उपद्रवियों की पहचान कर ली, हिरासत में 20 ले गए, और इसमें भी उन पर रासुका लगेगी। एडिशनल सीपी अपराध अजय पाल शर्मा का कहना है कि लोक संपत्ति क्षति और उसके साथ गैंगस्टर और रासुका लगाया जाएगा। और एक बात साफ आई कि भीम आर्मी के चीफ की गिरफ्तारी की अफवाह फैला के भीड़ को उकसाया गया, एक व्हाट्सएप ग्रुप में बुलाई गई, और जो मौके पर मिले वो सब इसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। बहुत सारे अधिकारी, स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला, तब वो काबू में आए। करछना के भड़ेवरा बाजार में जब उपरोधियों, स्थानीय ग्रामीण व बाजार के लोग विरोध करते हुए खुद मोर्चा संभाल लिया तो पुलिस सक्रिय हुई। उपरोधियों पर बल प्रयोग करते हुए उनको भगाया गया। इसके बाद 2 घंटे से चल रहा बवाल महज 20 मिनट में शांत हो गया। क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। अब ये जो है दोपहर को जैसे उनको अपने लोगों को रोकने की अनुमति मिली तो वो वार शुरू हो गया। खैर इसमें 42 बाइकें सीज भी हो गई। लेकिन ये यूपी के अंदर जो बढ़ रहा उसकी तरफ हम बात कर रहे हैं। अब मैं तीसरी तरफ चलता हूँ। वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है कि कल जो है किस तरह से जो सबसे बड़े अपने वो क्या नाम तेजस्वी है, तेजस्वी को मालूम है इस समय चुनाव है और चुनाव में सबसे ज़्यादा उनको वोट चाहिए, और वोट के लिए ज़रूरी है जीत अगर उनको हासिल करनी है तो उनको इस समय मुस्लिम वोटर्स की एक मुश्त वो चाहिए, जिसमें इंडी गठबंधन के पास वो पहले से ही है। इसके बावजूद वो अगर इस तरह की वो कर रहे हैं तो उनको लगता होगा कि कुछ बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। तो कल एक रैली हुई, उन्होंने उस रैली में बहुत बड़ी भीड़ थी, उसमें उन्होंने चुनाव वाले पे भी बोला, लेकिन जो सबसे बड़ी बात बोली, हम सभी को वक्फ, दस्तूर और वोटरों को बचाने की मुहिम में सजग रहकर भाजपा की साजिशों को नाकाम करना है। सभी जानते हैं कि हम सभी ने आज़ादी और देश की लड़ाई में एक साथ लड़ाई लड़ी थी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, सभी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश के लिए कुर्बानी दी। ये देश किसी के बाप का नहीं, ये देश सबका है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन आजकल सबकी हो गई है कि ये देश किसी के बाप का नहीं। लोग दरअसल उस बाप को ढूंढ रहे हैं जो बेचारा ये कह रहा हो कि ये देश मेरा है। ऐसा कोई नहीं मिला, कोई ऐसा तो नहीं लगा कि भाई कोई अकेला आदमी ये कह रहा हो। दरअसल ये पूरा का पूरा वक्ता जो थे ये इकट्ठे हुए थे। इन्होंने इमारत शरिया के प्रमुख वली रहमानी ने कहा कि जो तमाम चीज़ें बहस हो रही है इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। ऐसा नहीं है कि ये बहस नहीं हो रही, लेकिन इसका वोटों के लिए इस्तेमाल किया जाना जो है धीरे धीरे ये बता रहा है कि ये कारण क्या है, आप किस तरफ जा रहे थे, ये बताता है। इस रैली में इमारत शरिया जो बिहार, उड़ीसा और झारखंड के द्वारा बुलाई गई रैली में इकट्ठा हुए। पटना में चूंकि ये रैली हुई थी और सब ने तमाम लोगों ने कहा कि ये वक्फ व धर्मार्थ बंदोबस्ती इस्लामी सिद्धांत को कुचल रहा है। कोई इस्लामी सिद्धांत नहीं बता पा रहा है, कोर्ट में कोई नहीं जाना चाहता। कोर्ट में जब भी बहस होती है इस पर कोई नहीं बोलता। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग जो इस्लाम के ऊपर आवाज़ें उठा रहे हैं वो खुलेआम चर्चाएं कर रहे हैं, उसमें इनमें से कोई नहीं जाता है। लेकिन इनको मालूम है, क्योंकि हिंदू नेताओं के लिए जो जातिवादी गठबंधनों के लोग हैं, जिनकी राजनीति में जातिवाद का जो बेसिक है, जो जिनकी नींव जातिवाद पर खड़ी हुई है, उनको मालूम है कि अगर ये लोग वोटों के लिए, वोटों के लालच में सब कुछ मान सकते हैं, इमारतें शरिया भी मान सकते हैं। शरिया गवर्न स्टेट क्या हो सकती है, इसीलिए तो डिवीजन हुआ इस देश में। इस देश के डिवीजन के लिए शरिया पर, क्योंकि पाकिस्तानी जब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि यहां हम हमारी धार्मिक आज़ादी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और शरिया है। हालांकि पाकिस्तान में भी अभी शरिया लागू नहीं हुआ, लेकिन इस देश में चाहिए इमारतें शरिया, क्योंकि वो जानते हैं
वो अच्छे से जानते हैं कि जातिवादी राजनीति का उत्स यही है, क्योंकि वो एक जाति के दम पर नहीं कर सकते। उस जाति को एक वोट ब्लॉक में तब्दील करके मुस्लिम वोटों के ब्लॉक के साथ जोड़कर जीत की राह तय करनी है। 1947 से पहले की घटनाएं को गौर करें और अब आजकल आपको बहुत सारे बयानों से सामंजस्य आप अंतर नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बाकायदा चैलेंज करता हूं कि आप जो 40 से लेकर 47 तक इस देश में मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुआ था मार्च में, अगर आप उस समय के नेताओं के भाषण और अभी के जो इमारत सरिया टाइप जो ये संगठन है, इनके लोगों के भाषणों में, तो आप अलिफ बे पे का भी अंतर नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि पहले से कहा कि खेल के नियम नहीं है, क्योंकि नियम तय नहीं किए उस वक्त के लोगों का, चूंकि भाषा बहुत बड़ी ताकत थी। उन लोगों का जो आंदोलन की नेतृत्व कर रहे थे, ज़्यादातर लोगों ने या तो इंग्लैंड से शिक्षा ली थी या वो इंग्लिश में शिक्षा ली थी, वो हिंदी के, मराठी के या किसी के भी लोग होंगे, लेकिन उनकी भाषा का वो था। तो इसीलिए जो देश के लिए आने वाले समय में ये खतरा क्या हो सकता है, पहले क्या हुआ, क्योंकि पटना में जो छापे पड़े थे, आपको मालूम है, जो 2047 का पीएफआई का जो प्लान था इस देश को इस्लामिक स्टेट में बदलने का, वो वहाँ से मिला। फुलवारी शरीफ का अगर आपको गौर करना है, कभी आप जाइएगा, पढ़िएगा, इतिहास की कुछ पन्नों को उलटिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो इस देश में जो जिस तरह का बदलाव, जिस तरह का विद्रोह करके कोशिश की गई थी बदलने की, वो वहीं से हुई थी। वहाँ से लेके पूरा का पूरा फराइजी मूवमेंट तक अगर आप उसको गौर करेंगे, आप समझ लेंगे फुलवारी शरीफ में किस तरह से खिलाफत स्थापित करने के लिए किस तरह अलग अलग लोगों को, और उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो जिस तरह से उसने बरेलवी ने वहाँ विद्रोह किया था, जिसमें फिर वो मारा गया था बालाकोट में। बालाकोट इसीलिए ऑपरेशन बालाकोट इसीलिए बहुत अहम था, क्योंकि बालाकोट में सबसे पहले जो वार किया गया था, धर्म युद्ध लड़ा गया था, जिसमें महाराजा रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह ने उसको मार गिराया था। लेकिन वो वहाँ तक का मूवमेंट था, वो फुलवारी शरीफ से। तो इसीलिए आप चूंकि पढ़ते नहीं हैं, आप समझते नहीं हैं, और आपके नेताओं का वो सब, चूंकि उनको जाति आधार पर, जिन लोगों को ये लग रहा है कि साहब उनकी जाति को ये शक्ति इस तरह बंटवारे से मिल जाएगी, उन लोगों को तो जोगिंदर नाथ मंडल पर किताब पढ़नी चाहिए। बल्कि मुझे लगता है जोगिंदर नाथ मंडल पर फिल्में बननी चाहिए, ताकि बताया जाए। आज भी पाकिस्तान में वो बच्चियाँ रोती हैं, उनकी कविताओं में दिखाई देता है कि वो कैसे हिंदू होने का कर्ज उतार देती हैं, अपना सलवार उतार देती हूँ इसीलिए हिंदू होने का कर्ज उतार देती हूँ। ओवैस इकबाल की कभी उस नज़्म को सुनिएगा, हो सकता है आंखों से खून के आंसू गिरने लगे। वो वहाँ की हालत है। हमारे लिए वो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन ये हमारे इर्द गिर्द है। इस तरह का खतरा हमेशा इर्द गिर्द है, उसको देखने की ज़रूरत है। तो ये इनकी रैली थी साहब, और वोटों के लिए अभी ये पता नहीं क्या क्या कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा अधिकार छीनना चाहती है, अगर भाजपा सत्ता खो देगी तो वो गरीब, पिछड़े, दलित, अतिवादी और वोटिंग के अधिकार छीनना चाहती हैं। आज तक कोई वोटिंग का अधिकार किसी कोर्ट में साबित नहीं कर पाए। ये आज भी ये मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव दूध के धुले हुए हैं, और उनके हाथ पर हाथ रख के साक्षी दी जा सकती है कि मैं लालू प्रसाद यादव की कसम खाता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा। वो सजा याफ्ता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते 6 साल तक। उनको कई केस में अभी भी है, लेकिन वो इस देश में सच्चाई की वो ये जातिगत राजनीति का उत्स है। इसको समझने की जरूरत है उन लोगों को भी। दरअसल मैं किसी पार्टी की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बीजेपी भी उतने ही समझौते करती है जितने दूसरे करते हैं। जो लोग इनको वोट कर रहे हैं, मैं बहुत सारे लोगों से, समर्थकों को देखता हूं तो वो मजबूरी बताते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर आकर खड़े हो चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। ये सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, ये खेल के नियम ना बनने की वजह से हैं। नरेंद्र मोदी पर उन्होंने कन्हैया कुमार अगर ना हो तो वो कैसी रैली होगी। उसने कहा है कि राष्ट्रीय प्रभारी एनएसयूआई के कि गांधी के देश में गोड़ से कुर्सी पर बैठे हैं, भले ही हमें राजनीतिक हार का सामना करना पड़े, लेकिन कांग्रेस संविधान से समझौता नहीं करेगी। कोई गली का गुंडा भी अगर पुलिस के ऊपर गोली चलाता है तो वो हार थोड़ी स्वीकार करता है अगर एनकाउंटर हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो सही कर रहा है। आखिर लोकतंत्र में होता क्या है? जनता का वोट होता है। कन्हैया कुमार कह रहा है कि साहब मैं हार भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो मेरी बात कह रहा हूँ, मैं उसकी बात को कहने का मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा कि कोई तरीका क्या होगा, फिर हार जीत के मायने क्या होंगे? जनता जो तय करती है वही होगा ना। तो आप कह रहे नहीं, जनता चाहे जो कुछ कर दे, मैं तो मेरी बात कहूंगा। तो ये इस तरह की बात है।
वक्फ के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ये मत भूलिए, आज आपका दिन है और कल हमारा होगा। दरअसल ये वामपंथी जो स्ट्रक्चर है जिससे वो पढ़ के आया हुआ है, जिसका वो जहर उगल सकता है, वामपंथी जहर बहुत खतरनाक होता है। वो जिस जगह पड़ता है वहाँ कुछ पैदा नहीं होता। इस दुनिया का इतिहास आप गौर कर सकते हैं। मैं इतिहास के आधार पर बात कर रहा हूँ, कल को क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने वामपंथियों की बात, जैक लंडन की आयरन हील से लेकर शुरू करेंगे तो मैं किसी भी वामपंथी से बाकायदा किताबों पर बात कर सकता हूँ उसके साथ। खैर चलिए, और जो लोग थे, खुर्शीद ने कहा कि कोई भी ताकत लोगों के समंदर को नहीं रोक सकती, वक्फ और संविधान की रक्षा। देखिए, वक्फ का संविधान के खिलाफ है। इस देश में ये जो छूट दी गई थी ये वाकई यकीनन बिल्कुल गलत छूट थी और इस देश को यूसीसी की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं। अदालतें कह चुकी, मैं अदालतों की बात कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट कह चुका। खैर चलिए, ये तो बहुत ज़्यादा चलता रहेगा। पप्पू यादव का भाषण भी वक्फ अधिनियम को कुर बताते हुए आरोप लगाया कि साहब भाजपा सभी के अधिकार छीनना चाहती हैं। पप्पू यादव जिस देश को लाने की बात कर रहे हैं वो तो आप मानते ही होंगे कि कितना शानदार देश होगा। पप्पू यादव के बारे में भी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इतिहास को जो है लोग कहते हैं क्षेत्रवाद के जरिए अलगाव। तमिलनाडु के कील्डी पुरातात्विक स्थल के साथ इसमें एक और स्थान जुड़ गया। राज्य की दुर्मुख सरकार ने यानी डीएमके ने भारतीय पुरातत्व एएसआई के केरलीय उत्खनन को रोकने और राज्य में पुरातात्विक प्रयासों की उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। ये हुआ ये है कि कीर्डी के मुख्य पुरातत्व जो वहाँ था, कीर्डी का मुख्य पुरातत्वविद अमरनाथ रामकृष्ण, उसकी रिपोर्टों पे स्पष्टीकरण मांगा और अतिरिक्त साक्ष्य मांगा, क्योंकि वो ये बता रहे थे कि यहाँ तमिल का उन्होंने बिना किसी उस तरह के उनके जो रेफरेंस थे और जो उन्होंने दिया उस पर शक हुआ कि भाई आप इसको वेरीफाई कीजिए। इस पर शुरू हो गया डीएमके, क्योंकि उसके मंत्री स्टालिन ने कहा तमिल संस्कृति पर हमला है ये सवाल। इसके साथ साथ राज्य के एक मंत्री थोराम तेन्नरसू ने कहा कीर्डी रिपोर्ट को नकारना तमिलों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाना है, जबकि पीएम ने मोदी ने विश्व की सबसे पुरानी भाषा तमिल को बताया और तथ्यात्मक न होने पर यह कथन केंद्र की मंशा को जाहिर करता है। दरअसल मोदी सरकार में दूसरा तिरुचिरापल्ली में एएसआई के दूसरे सर्कल का गठन किया गया था और उसमें उन्होंने तमिलनाडु को भी एक मुख्य वो था, लेकिन उत्खनन, अब इसका जवाब आ चुका। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उत्खनन रिपोर्ट को जारी करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, परंतु विभाजनकारी भड़काने की बजाय बौद्धिक ईमानदारी से होना चाहिए। ये दरअसल अमरनाथ द्वारा कीर्डी का उत्खनन निर्धारण काल 200 ईसा पूर्व कहा, जो कि संगम काल तक पहुंचता है। बाद में इसकी अवधि को उसने 800 ईसा पूर्व 800 पहुंचा दिया। यानी दिलचस्प बात यह है कि राज्य पुरातत्व द्वारा 6 कार्बन डेटिंग की एक सैंपल 500 ईसा पूर्व बताई गई है। खैर मैं आपको इस पर बहुत ज़्यादा नहीं मैं बता दूँ, रामकृष्ण जिसने खनन किया था केरल के, उससे पहले भी पट्टनम उत्खनन से जुड़ा हुआ जो संदिग्ध था और उसने इतिहास को, मिथक को एक इतिहास में गढ़ने की कोशिश की थी, उस वक्त भी उस पर यह हुआ था। लेकिन अब आप ये सोचिए एएसआई पर भी, यानी जो इतिहास की, उस पर भी सवाल अब राज्यों में हो रहे हैं, क्योंकि भाषा से उनको वोट मिल सकती थी जितनी मैक्सिमम, वो उतनी खींच चुके और इमोशंस चाहिए। खैर आखिरी उसके तौर पर, क्योंकि बहुत लंबा ये वीडियो हो रहा है, बिना अनुमति लिए घर को प्रार्थना स्थल में तब्दील नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय ने, मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि पादरी की याचिका को खारिज कर दिया कि प्रार्थना घर पर की गई कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी, उन्होंने नहीं की। हाई कोर्ट ने कहा सिर्फ लाउड स्पीकर या माइक्रोफोन का इस्तेमाल न करने से मुद्दा हल नहीं होगा। उन्होंने अपने अहम फैसले में कहा है कि अथॉरिटीज़ की इजाज़त के बगैर घर को प्रार्थना पत्र में तब्दील नहीं किया जा सकता। और ये फैसला जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश एन आनंदन वेंकटेश ने तिरुवरूर जिले के कोडावसाल तालुक के एक पादरी जोसेफ विल्सन की याचिका को निपटाते हुए कहा, क्योंकि जोसेफ विल्सन ने कहा था कि उसने जो है अपने घर को प्रार्थना घर में बदल दिया है, लिहाजा उसको लोगों को इसमें परेशानी हो रही थी तो इस घर को सील कर दिया गया था। इससे पहले इसने अथॉरिटीज़ एक मांगी थी कि मैं इसको चर्च बना रहा हूँ, जिसको अनुमति
नहीं मिली थी। इसी के विरोध में वो जो है यहाँ पहुँच गया था और उसने कोशिश की थी कि वो जो है ये संपत्ति जो है इसको चर्च में बदल दे, लेकिन अब वो कोर्ट ने मना किया। वहाँ की अथॉरिटीज़ ने कहा कि यहाँ से लोगों की शांति भंग हो रही है। उसमें याचिकाकर्ता ने 2023 में संपत्ति खरीदी थी और लगातार प्रार्थना सभाएं करने लगा। इसके खिलाफ जो है लोगों ने, याचिकाकर्ताओं ने वहाँ जो है, माफ़ कीजिएगा, जो लोगों ने उसकी शिकायत की, तो याचिकाकर्ता इसके लिए चर्च बनाने को लेकर वहाँ आवेदन जिला कलेक्टर के यहाँ गया, उसने मना कर दिया। तहसीलदार ने 10 दिन के अंदर प्रार्थना सभा बंद कर देनी चाहिए, तभी वो लेकर आ गया हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया। ये फैसला 29 अप्रैल 2021 के फैसले को कवर करता है कि उस समय उसने कहा था फैसले में कि किसी भी धार्मिक उद्देश्य के लिए पूजा स्थल बनाने के लिए नियमों के साथ आपको वो लेनी होगी। तो मुझे लगता है कि एक फ़ैसला है जो कम से कम इस तरह के मसले जो उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा दिखाई दिए, अलग अलग जगह दे, उन पर वो लगेगा। मैं आप सभी लोगों से जो इस वक्त तक इस वीडियो को देखेंगे उनसे मेरा अनुरोध है कि मैं एक बहुत नया इसी में चैनल बना रहा हूं जिसका नाम होगा देशाटन। देशाटन और तीर्थाटन में दोनों में अंतर है। मैं विस्तार के साथ आपको बताऊंगा कि इस देश की संस्कृति क्या कहती है, जो मैंने देखा, मैं मेरी समझ से बताऊंगा। माफ़ कीजिएगा अगर आपको ये लगे कि मैं शायद अतिरेक कर रहा हूँ, नहीं, मैं सिर्फ मेरी समझ से बताने की कोशिश करूँगा कि इस देश में देशाटन क्यों एक था, उसने इस देश को एक करने में कैसे मौसम। और सबसे पहली खबर हम करेंगे, कोशिश करेंगे, मतलब इसको देखते हैं। बारिश इस समय है और आपने देखा होगा नाले भर गए हैं, बसें नहीं चल पा रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रहे हैं। आखिर वो कारण क्या है, इस पर भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रीच बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप इसका बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का प्रायर आपको सूचना मिल सके। नमस्कार।